और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे और वाराणसी के रोहनिया स्थित कार्यालय में केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नेता चुनाव प्रचार में जाने का साहस नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर के हर नगर निगम, हर नगर पालिका और हर नगर पंचायत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो आज मैं युवा मोर्चा को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। 13 मई को जब वोटों की गिनती होगी, तभी आपका परिश्रम, आपका पसीना ईवीएम मशीन के माध्यम से निकल करके बाहर आए। और वह लक्ष्य मैं आपको यह दे रहा हूं, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। प्रयागराज पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा से सीधी टक्कर बताई है और कहा कि राजीव गांधी के समय से महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। हर जगह सीधी लड़ाई में है। ज्यादातर जगहों पे दो ही लोगों के बीच में टक्कर है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाजपा से जनता उबरी हुई है। सपा विकल्प नहीं दे पा रही है, बसपा विकल्प नहीं दे पा रही। तो मुझे लगता है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने जा रही है। सर कितनी सीटें नगर निगम में और इसका क्या असर 2024 में क्या मैं ये तो नहीं बता सकता 2024 में क्या जहाँ तक 2024 का सवाल है, ये मुद्दे स्थानीय होते हैं नगर निकाय के, ये केंद्र के मुद्दे नहीं होते हैं। तो शायद इसको मैं उससे नहीं जोड़ूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हम बहुत बढ़िया परफॉर्म करने जा रहे हैं। कानपुर देहात पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और इस दौरान शर्मा ने बैठक भी की। मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक लोगों का विश्वास बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि निचले निकायों में बेहतर प्रदर्शन और काम करने की जो शैली है बीजेपी के कार्यकर्ता की, उसने जनता में विश्वास पैदा किया है। योगी जी और मोदी जी का बेहतर समन्वय और उत्तर प्रदेश सरकार का सुशासन, निचले स्तर पर जो नगरीय सेवाओं को किया है, पूरे प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे जो बिजली आ रही है, 250 विद्यालय माध्यमिक के 5 साल में बन जाते हैं, 78 डिग्री कॉलेज बन जाते हैं, 12 विश्वविद्यालय बन जाते हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, 17 एक्सप्रेसवे, 6 मेट्रो, यानी हर तरफ देखो स्मार्ट सिटी का आगाज। गोरखपुर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यही वजह है कि लगातार गश्त और पैदल मार्च से पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षा का एहसास करा रहा है। जनपद गोरखपुर में आगामी नगर निगम के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय डीजीपी सर के निर्देशानुसार एज वेल एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के रूप में आज हमारी पुलिस लाइन के सारे घोड़सवार पुलिस के सारे घोड़ों को एरिया डोमिनेशन के लिए थाना कैंट के कंपाउंड सेक्टर में घुमाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मैदान में 30 लोग और घोड़े पर एक सवार बराबर होता है, इसलिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के लिए बेस्ट माउंटेड पुलिस जो है सबसे अच्छी मानी जाती है और उसी को और लोगों के मन में विश्वास को कायम रखने, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में आज घुड़सवारी का घुड़सवार पुलिस का प्रयोग किया गया है और भविष्य में भी इसी तरह करते हैं। मुजफ्फरनगर में नगर निकाय निर्वाचन के चलते जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी अवैध नकली प्रवाह रोकने और मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए की जाने वाली गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया। कराना है माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के निर्देशन में चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। इसी के तहत एफएसटी एसएसटी टीम का गठन किया गया है और आज सुबह 28 अप्रैल की सुबह को मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे खतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगेला चेक पोस्ट के पास में
जो हमारा उड़न दस्ता है जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं, ये संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक I-20 कार संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति मिला I-20 कार में, जिसको कि चेक कराया गया तो उसके पास से भारी मात्रा में कैश मिला। इसकी तुरंत सूचना सर्व संबंधित को दी गई है और आयकर विभाग के अधिकारियों को तुरंत बुलवाया गया और पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए SBI बैंक से बैंक कैशियर को बुलाया गया और वो अपनी मशीन लेकर आए मौके पर और उन्होंने सब लोगों के सामने और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इस कैश को गिना है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की खबरें शुक्रवार को बहुत तेजी से वायरल हुईं। 22 जनवरी 2024 को इसकी डेट भी दी गई, पर इन सभी कयासों पर देर शाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विराम लगा दी। उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि पूरी तरह से अफवाह है और इसे मीडिया ने ही फैलाया है। जनता के लिए संदेश है, जनता सुखी रहे, उनके परिवार सुखी रहें, अयोध्या आए, भगवान के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें, नए बनने वाले मंदिर का दर्शन करें, छुट्टियों का आनंद लें, हिल स्टेशन पर जाने की बजाय अयोध्या दर्शन करें। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। सिन्हा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तौर तरीकों में काफी बदलाव होगा और विद्यार्थियों को इससे फायदा होगा। यहां से सिलेबस समाप्त होता है। अब शिक्षा है क्या? हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान हुए और यह विश्वविद्यालय जिनकी प्रेरणा से बना, भगवान दास जी का बड़ा योगदान था, बापू की प्रेरणा से बना। तो वो क्या कहते थे? मुझे लगता है कि इस पर अब हमें विचार करने की आवश्यकता है और अनेक छात्र बैठे हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि शिक्षा का ध्येय क्या है और शिक्षा वास्तव में है क्या। ये सेमिनार का अवसर है, आकर के बोलना, चले जाना, 4000 किलोमीटर से आने का कुछ सार्थक उद्देश्य ही मन में रहा होगा। बनारस में ही सब कुछ मिला है, तो काशी का जो प्रेम है वो अगाध है। लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को ये समझने की जरूरत है और उसमें विश्वविद्यालयों की और अध्यापकों की भूमिका क्या हो सकती है। और अगर ये हमने समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि सेमिनार की सार्थकता निश्चित रूप से बड़ी सहायता करने वाली है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के संयोजक इमरान मसूद के बाद अब जिला प्रशासन ने उनके चचेरे भाई शादान मसूद, भतीजे शयान मसूद, सहयोगी बबलू जैदी पर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 5-5 लाख के मुचलकों में पाबंद किया है। और इसके अलावा इमरान मसूद के जुड़वा छोटे भाई बसपा नेता नोमान मसूद पर एक पुराने मामले में राजस्व की टीम पर फायरिंग करने का मुकदमा भी 2 महीने बाद दर्ज हुआ। ऑब्जेक्शन उसमें फाइल करा दिया था। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हमें रोकने का कोशिश की जा रही है, बौखलाहट है, हार रहे हैं चुनाव, लेकिन चुनाव को हार को स्वीकार करना चाहिए। मैं 4 बार हार रहा हूँ, मैंने चारों बार हार स्वीकार की है। अपनी हार को स्वीकार करें, जनता को वोट डालने दें। आप ज़बरदस्ती कर करके मेरे खिलाफ FIR करा करके मुझे ज़बरदस्ती रोक करके जनता को वोट डालने से थोड़ी ना रोक दोगे। मैं अगर जेल भी चला जाऊँगा, जनता वोट डालेगी। गृह युद्ध की चपेट में आए अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों के घर आने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन कावेरी के तहत इस संकट से गोरखपुर मस्ती मंडल के 31 लोगों को भी सुरक्षित निकाला गया। गुरुवार को ये लोग अपने घर पहुंच गए। कुछ तो 15 अप्रैल से हो रहा था, लेकिन 17 अप्रैल से ज़्यादा पता चला कि बहुत बुरे तरह से फंस गए। वहाँ से निकलना मुश्किल है। कभी कभी नेट पकड़ता था, नेट पकड़ता तो 1-2 बातें हो जाती थी, लेकिन सुनने के बाद हमारे पास तो हिम्मत नहीं था इनसे बात करें। लेकिन बच्चे फ़ोन उठाते थे, 2 बातें होती थी और उसके बाद कुछ मैसेज कहीं कहीं से कर देते थे।
उसके बाद थोड़ा जब वहाँ से दिल्ली जब वापस आ गए तब थोड़ा हुआ कि हाँ ये अपने परिवार में आ जाएंगे, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। मैं वहाँ 2014 से हूँ, 1 अप्रैल से, लेकिन 1 जो है 1 जनवरी 2023 में फिर गया। मैं हर 6 महीने 8 महीने में गांव आता जाता रहता था। और अब की बारी जब सूडान में मैं फंस गया तो एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने वतन वापसी आ जाऊँगा, कि जो वहाँ का मंजर था, गोलीबारी तो बम की, और जो स्थितियाँ थी, नेट की भी विषम स्थिति हो गई, यानी किसी प्रकार से परिवार से लोगों से संपर्क नहीं होने पा रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद किसी तरह से वॉइस मैसेज, टेलीफोन, डायरेक्ट टेलीफोन से कुछ सहयोग हुआ, यानी इंडिया गवर्नमेंट से हुआ, इंडिया एम्बेसी से संपर्क हुआ, और मोदी जी का विशेष आभार। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र के सांसद रवि किशन जी का भी बहुत बड़ा योगदान था कि मैंने उनसे 9 बार टेलीफोन किया, और रात को 1 बजे भी टेलीफोन किया तो हमारा टेलीफोन वो रिसीव करके और हमको आश्वासन भरी आवाज़ दिए। और फिर 2 मिनट के बाद एम्बेसी से ही खबर आती थी, इंडियन एम्बेसी से, कि आपके गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी आप लोगों के प्रयास में निरंतर बने हैं, उनका भी विशेष। आगरा में पर्यटन बाल मित्र पुलिस ने ताजमहल पर अभियान चलाकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ताजमहल पर होकरी करने वाले बच्चों को प्राइवेट संस्था की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया, और इस दौरान बच्चों को भविष्य में पढ़ाई लिखाई करने को लेकर भी जानकारी दी गई। आज पर्यटन थाने में बाल मित्र पुलिस थाने में हम ताजमहल के आसपास होकरी करने वाले बच्चों को लेके आए हैं। यहाँ पे सोल्जर्स ऑफ सोसाइटी संगठन के सहयोग से हम उनके लिए कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम यहाँ पे प्रशिक्षण और उसके आगे स्कूलिंग वगैरह की भी व्यवस्था भविष्य में करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि ताजमहल के आसपास पर्यटकों को परेशान करने के बजाय ये अपने उज्जवल भविष्य की चिंता करें, और उसमें हमसे जो सहयोग हो सकेगा वो हम अवश्य करेंगे। राजनारायण सिंह एडवोकेट की हत्या में पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 ने सुनाई, और आपको बता दें 19 दिसंबर 2015 में अधिवक्ता राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। ये घटना 19/12/2015 की सुबह 7 बजे की है, जिसमें अधिवक्ता राजनारायण सिंह की हत्या जो है बौरावा बाबा मंदिर के निकट कर दी गई थी। इस हत्या के मुकदमे में अंगद यादव पूर्व मंत्री समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा की गई है। कौन कौन लोग हैं, किस अदालत ने इनको सजा सुनाई है और ट्रायल कितने समय तक चला है? ये सजा एमपी एमएलए कोर्ट के अधिकारी श्री ओम प्रकाश वर्मा द्वारा की गई है, जिसमें 4 अभियुक्त थे। 4 अभियुक्तों को सजा की गई है, जिसमें अंगद यादव पूर्व मंत्री, शैलेश यादव रुक्तेली, अरुण यादव व सुनील सिंह को। इसमें कोई अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है? जी, इस मुकदमे में जो है 20-20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, और गैंगस्टर के मुकदमे में भी अर्थदंड किया गया है। अंगद यादव जो हमारे चचेरे भाई थे, मौसी के लड़के, उनको 19/12/15 को बड़ावा मंदिर की हत्या कर दी गई। इनके शूटर थे शैलेश यादव तेली, अरुण यादव और सुनील सिंह। अंगद, ये 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। और ये लड़ाई जो है पूरे आजमगढ़ मंडल के वकील की लड़ाई है। पूरे मंडल के वकील 3 महीना जो है हड़ताल थे, स्ट्राइक थे। इनके संघर्ष से मैंने पैरवी किया, इन लोगों को सजा हुई है। जिस तरीके से अंगद यादव का एक बड़ा रसूख था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा था, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके खिलाफ ये सजा सुनाने में? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेष लोग इसमें हमारे जितने वकील थे सारे लोग पैरवी किए, जो शासन प्रशासन के लोग भी पैरवी किए। एक डीआईजी था यहाँ, नाम नहीं बताऊंगा, यादव था, वो बहुत दबाव डाला। हमारे साथ इतने इंस्पेक्टर थे यहाँ पर, उनको बहुत तंग किया, पैसा लिया कि यादवों की मुलजिम बना रहे हो। अपराधी किसी जात के नहीं होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में अनोखा नजारा देखने को मिला है। यहां सूरज के घेरे में नजर आया। लोगों ने नजारे को देखा तो तस्वीर को अपने फोन में कैद किया। दरअसल आसमान में सूरज के चारों तरफ अचानक इंद्रधनुषी गोला बना हुआ था। में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला और हर कोई उसको देखने के लिए बेताब था, मगर इसके पीछे क्या कारण था हम आपको बताएंगे। इस समय हम मौजूद हैं आनंद भवन के
जवाहर तारामंडल में और उसके निदेशक हमारे साथ है रवि जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे। रवि जी, एक आसमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हमेशा अमूमन देखा गया कि रैम्बो देखा जाता है, मगर इस बार आसमान के पीक पर सूरज एकदम सेंटर में था, उसके चारों ओर सर्किल थी। क्या ये हार्मफुल था या क्या दृश्य था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन नॉर्मली सूरज के तरफ देखना नहीं चाहिए, लेकिन ये सूरज क्षितिज के ऊपर रहने के कारण जो है वो रेनबो सर्कुलर बना है। नॉर्मली जो है हमेशा सूरज अगर ईस्ट पूरब में या पश्चिम में हो तो थोड़ा सूरज के ऊपर से रेनबो बनता है, और जो रेनबो क्षितिज के ऊपर है वो दिखाई देता है, कुछ रेनबो का पार्ट दिखाई भी नहीं देता है। सो आज सूरज क्षितिज के ऊपर होने के कारण जो है रेनबो हमें पूरा सर्कल में बना है सूरज के चारों ओर, और वो एक अनोखा दृश्य है। ये हमेशा नहीं होता है, सूरज क्षितिज पे हो और बादल भी खूब हो उस वक्त ये रेनबो दिखाई देता है। मगर चर्चा ये भी थी कि ओजोन में जो समस्या चल रही, चर्चा रहती है हमेशा ओजोन को लेकर, उसके वजह से कुछ ऐसा दबाव वायु का था या ऐसा? नहीं, ये जो है एक ये प्रक्रिया होती है जब सूरज क्षितिज के पास हो और बादल भी खूब हो। बादल अगर बहुत ज़्यादा है तो सूरज को ढक लेगा, बादल बहुत कम है तो पूरा रोशनी अंदर आ जाता है। लेकिन अगर बादल थोड़ा ऐसा हो कि एक डिस्पर्शन इफेक्ट उसमें से हो और 7 कलर्स में स्प्लिट हो, 7 रंगों में, और इंद्रधनुष बने, बस ये सूरज क्षितिज पे होना चाहिए। ये मेन कारण है, ओजोन से इसे कोई लेना नहीं है। सुना हमने, ये रवि जी थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि ये कोई जितनी भ्रांतियां थी इसको खंडन करते उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें जो थी सिर्फ एक जो स्पेसिफिक सूरज की रोशनी जब बादल पड़ती है तो रैम्बो क्रिएट होता है, ये वही था। ना ही कोई वायु का दबाव था और ना ही ये कोई ओजोन से जुड़ी समस्या थी। फिलहाल ये दृश्य एक देखने लायक था जो कभी कभी देखने को मिलता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। एक तरफ लंबे समय से कार्यरत शिक्षा मित्र समायोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की ओर से संविदा शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को लेकर अब आयु सीमा तय कर दी। आपको बता दें कि शिक्षा मित्र जो संविदा पे काम करते हैं उनको लेकर आयु सीमा तय कर दी गई। अब 60 वर्ष की आयु में उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि ये लगातार जब 2023 के फरवरी माह में भी इसको लेकर निर्देश जारी करे, लेकिन अब जाकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि बेसिक शिक्षा का भी कार्यभार संभाल रहे महेंद्र ने शासनादेश जारी करते हुए बताया है कि हालांकि नवीनीकरण जो है हर साल किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों का हर साल नवीनीकरण किया। हालांकि क्योंकि नवीनीकरण में ये देखा जाता है कि जो शिक्षक कामकाज कर रहे हैं अच्छा, उनकी सीमा को 60 वर्ष से अगर कम है तो उनको रखा जाता है, अन्यथा उनको फिर पहले ही रिटायर कर दिया जाता है। ये भी एक नियम है। हालांकि जब खासतौर पे अगर इस शिक्षा मित्रों को देखा जाए तो इस समय 1,49,000 जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में कामकाज कर रहे हैं। हालांकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1999 में, तब ये शिक्षा मित्र योजना लाया गया था ताकि जो स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा की पूर्ति की जा सके, उनकी पढ़ाई में किसी तरह का बाधा ना आ सके। तो इसको लेकर उस समय की मौजूदा सरकार ने केंद्र में ये योजना लाया था जो कि तमाम प्रदेशों में इसको लागू किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने के बाद लगातार मानदेय को लेकर भी तमाम सियासी दलों की ओर से ये एक तरीके से देखा गया। हालांकि 2014 के अगर सन में देखा जाए तो जब सपा की सरकार थी उस वक्त मानदेय पे जो शिक्षा मित्र काम करते उनको समायोजित भी परमानेंट के तौर पे किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल करते हुए इसको निरस्त कर दिया था। उनका साफ तौर पे कहते हैं कि जो शिक्षा मित्र योजना है उसको योजना के द्वारा ही चलने दिया जाना चाहिए, ना कि उसको परमानेंट करना चाहिए। तो हालांकि जब उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार जब 2017 में आती है तब जाके शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है, क्योंकि मानदेय इससे पहले 3 से 4 हजार ही मिलते थे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब जाके इनका मानदेय जो है वो 10,000 कर दिया गया। हालांकि जो मानदेय का समय सीमा है वो 11 माह के बाद ही इनको मानदेय जाता है। इसके में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो शिक्षक अभी फिलहाल यहाँ पे कार्यरत है शिक्षा मित्र योजना, क्योंकि लगातार रोज शिक्षा मित्र लगातार परमानेंट को लेकर और सैलरी को बढ़ाने को लेकर जो उनका तनख्वाह उसको बढ़ाने को लेकर भी लगातार वो प्रदर्शन भी करते रहे हैं। हाई कोर्ट में भी तमाम ऐसे केस चल रहे शिक्षा मित्रों के, लेकिन कहीं ना कहीं ये विभागों ने ये एक तरीके से साफ तौर से जाहिर कर दिया है कि हम परमानेंट तो नहीं कर सकते लेकिन समय सीमा को बांध सकते हो। समय सीमा जो है अब 60 वर्ष कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे कि अब जो है 60 वर्ष तो सीमा है, लेकिन इससे पहले भी रिटायरमेंट हो सकती है अगर आपकी कार्यशैली सही नहीं होती है, क्योंकि नवीनीकरण इसी को कहा जाता है जो हर साल किया जाता है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद रेसलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने के साथ सभी पदों से हटाए जाने की मांग की। हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है, तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। पता है कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो वहीं जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन पर अब बेटियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमई भी उतर गए हैं और अमीक जमई ने कहा कि अब स्मृति ईरानी कहां हैं। जंतर मंतर पर यूपी के उन्नाव हरदोई में रेप पीड़िता बेटियां चीख चीख कर न्याय की मांग कर रही हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा था नरेंद्र मोदी जी की 2014 की सरकार का, और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने वही नारा लगाया। लेकिन पूरा देश इस वक्त, पूरी देश की बेटियां बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चीख चीख कर न्याय मांगने का काम कर रही हैं जंतर मंतर पर। आज तक जो दागी जिसके ऊपर आरोप लगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी का प्यारा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए तो हरदोई में एक रेप पीड़िता के साथ दोबारा गैंग रेप होता है, कल उसके अपराधी पकड़े नहीं गए। उन्नाव में 1 साल पहले गैंग रेप होता है, उस गैंग रेप से एक बच्चा पैदा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल प्रतिभाग भी किया। हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने आज जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें जिले के सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और डीपीसी मेंबर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की। नहीं, देखिए, इसमें जिला योजना की ये परेशानी है कि पुराने वर्षों का बहुत सारा पेमेंट लंबित है, तो 50% जो इसमें आवंटित है उससे 50% से ज्यादा बल्कि पुरानी योजनाओं के पेमेंट के लिए ही है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत लाए जा रहे निकासी अभियान में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के विमान में उत्तराखंड के 11 लोग भी वापस नई दिल्ली पालम एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान नई दिल्ली पहुंचने पर इन लोगों का उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा और सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी ने स्वागत किया। उधर हरिद्वार जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ललतारो पुल से सीसीआर तक जेसीबी की मदद से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और अभियान के दौरान 200 से ज्यादा अस्थायी कब्जों को हटाया गया और इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। रामनगर के सीतावनी पर्यटन जोन में बाघिन को उकसाने वाले जिप्सी चालक पर रामनगर वन प्रभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें वन प्रभाग ने कार्रवाई करते हुए चालक को जेल भेज दिया है। पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से जिप्सी चालक एक बाघिन को उकसा रहा था और उसके क्रम में बाघिन द्वारा जो है जिप्सी पे हमला करने का भी प्रयास किया गया। तो उसका संज्ञान लेते हुए जो जिप्सी चालक हैं और वाहन स्वामी हैं उनके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली एसडीआरएफ की यात्रा मार्गों पर तैनाती की गई है।
असल में रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये हालात यात्रियों के लिए स्थितियां बहुत ठीक नहीं हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।